थैंक यू। तो आपका ट्रेलर लॉन्च हो गया गांधीगिरी का, लोग बहुत सराहा जा रहा है आपके ट्रेलर को, तो कितना रिलेट करते हैं गांधी जी से आप? गांधी जी से मैं तो बहुत बचपन से ही प्रभावित हूँ, और मेरा तो ये मानना है कि अगर गांधी जी के तरीके से हम ना लड़ते अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी कभी नहीं मिलती। ऑल सेड एंड डन, मैं आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह जी भी गांधी के ही असूलों पे थे। ठीक है, गरम खून था, जवान थे, बहुत अच्छे लेखक थे, इतनी छोटी उम्र में हो गए। उन्होंने एक चीज़ पार्लियामेंट में की जो बहुत मशहूर है, धमाका, लेकिन वो दिवाली का पटाखा था। अगर सचमुच उनके विचार गांधी जी जैसे नहीं होते तो वो असली बम लेके जाते और कम से कम 50-60 अंग्रेज़ों को तो ले जाते। लेकिन अगर उन्होंने एक इंस्पेक्टर को मारा, उसी को मारा, ये नहीं जाके उसके परिवार के बच्चों को मार डाला, उसी को मारा क्योंकि लाला लाजपत राय ने उस बुज़ुर्ग के सर पे ऐसी लाठियां बरसाईं कि वो बच नहीं पाए। तो ये था। लेकिन गांधी जी ने जो स्ट्रैटेजी निकाली वो एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम इनसे हथियारों से नहीं लड़ सकते। एक तो हमारे पास हथियार हैं ही नहीं, और गरीब हैं, तो ख़रीदेंगे कहाँ से, आएंगे कैसे। तो उनको जो ह्यूमिलिएशन हुआ साउथ अफ्रीका में, वो इतना गहरा ह्यूमिलिएशन था कि उनके मन से एक ऐसा विचार निकला, जो उन्होंने एक ऐसा हथियार दुनिया को दिया जिससे खून नहीं बहता। वो था अहिंसा का, कि आप अहिंसा से भी लड़ सकते हैं दुश्मन से। और उनका प्रभाव सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी पड़ा। मार्टिन लूथर किंग, उनके भक्त, उसी तरह से वो लड़े। नेल्सन मंडेला 25 साल तक चुपचाप जेल में बैठे रहे, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं। रखो जब तक रखना है, यहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। ये जगह आपकी नहीं है, आप हमें आज़ाद करो। फाइनली हुआ। तो फिर गांधी जी ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज सोची। शुरू में उनको लगा ठीक है, बुढ़ा है, पागल बुढ़ा है, देने दो भाषण। लेकिन उसका असर ऐसा हुआ पूरे हिंदुस्तान पे कि अगर वो फ़र्ज़ करो एक ज़िले में गए हैं भाषण देते हैं, तो गांधी जी के लिए ये संभव नहीं था कि पूरा इतना बड़ा हिंदुस्तान वो तय कर सके। लेकिन इतना उनका नाम हो गया कि एक ज़िले में, कानपुर में गए हैं भाषण देने। कानपुर के आसपास के ज़िले के जितने गांव, वहाँ के नौजवान सब उनको सुनने आते, और वो नौजवान वापस जाके छोटे छोटे गांधी बन के जाते थे। वही शिक्षा देते थे जिसका असर उन पे हुआ। इस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क पे जो है अपना विचार रखे कि कैसे लड़ना है इनसे। अब 2 लाख लोग खड़े हो गए आपके सामने, 50 सिपाही हैं, कितनों को मारेंगे वो? उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को 40 करोड़ लोगों में से जितने भी मैक्सिमम सड़कों पे उतर आए। फिर उन्होंने कहा हम अहिंसा से इनको चोट कैसे पहुंचा सकते हैं, इनकी इकोनॉमी पे चोट करो। ये हमारे किसानों को हुक्म देते हैं कि तुम सिर्फ कॉटन उगाओगे। उनको उगानी पड़ी। वो कॉटन ले जाते थे इंग्लैंड, वहाँ की मिलों में कपड़े बनाते थे, और फिर महंगे दामों से पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी बेचते थे। गांधी जी ने कहा विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दो। लोग सड़कों पे आए, उन्होंने कोट, पैंट, जूते, जो टाई, जो अंग्रेजी था सब जला दिया। पहुंची चोट इकोनॉमी को। फिर नमक पे टैक्स था, दांडी मार्च किया उन्होंने।
जाके समुद्र पे हज़ारों लोग पीछे पानी लिया, उसका नमक बनाया। ये समुद्र हमारा है, हम क्यों इस पे टैक्स दें? जेल भेज दिया। आधी ज़िंदगी तो बेचारे ने जेल में गुजारी, अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाए वो। लेकिन आज हम लोग उनके मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा देश उनको भूल चुका है, अभी भी उसके अंश हमारे अंदर हैं। जो कुछ दिन पहले किसी ने कहा ना, हम बड़े इंटॉलरेंट हैं। 120-22 करोड़ की आबादी है, उसमें 22 करोड़ मुसलमान भाई बहनें भी हैं। इतने अटैक हुए हैं हिंदुस्तान पे, ज़बरदस्त, बॉर्डर पे नहीं, हमारे घर के अंदर, पार्लियामेंट पे, ट्रेन में, सीरियल बम ब्लास्ट, पूना में ब्लास्ट, ताज और ओबरॉय पे पूरी दुनिया ने देखा वो। उसके बाद भी हमने रिटेलिएट नहीं किया, हमने बंदूक से रिटेलिएट नहीं किया। भौंके, यूएनओ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, टेररिस्ट इनको घोषित करो, टेररिस्ट स्टेट, ये वो, लेकिन हमने जवाबी वार नहीं किया। ये पहली बार एक आदमी आया है जो मुझे सरदार पटेल की याद दिलाता है, जिसने एक पॉलिटिकल विल दिखाई। उसने कहा बहुत हो गया। वो गांधी की धरती से ही हैं, गुजरात से हैं, मिस्टर मोदी। उन्होंने कहा एनफ इज एनफ। चुपके से हिंदुस्तान सो रहा था, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, सर्जिकल ऑपरेशन। जो ऑपरेशन करने वाले सोल्जर हैं, ऑफिसर्स हैं, उन तक को नहीं पता था कि 5 मिनट बाद हम क्या करने वाले हैं। इतना सीक्रेटिव था वो मिशन और प्रिसाइज। मैं आर्मी को सल्यूट करता हूं कि इतना प्रिसिशन से कि आपके टारगेट जो है वो सिर्फ टेररिस्ट खेमे हैं, टेररिस्ट बिल हैं जहां वो छुपे हुए हैं, सिर्फ उसी पे अटैक किया और 3 घंटे बाद वापस आ गए सुरक्षित। तो अब गांधी जी से तो वो अलग हुए ना, क्योंकि हमने अटैक किया। मुझे लगता है कि आज गांधी जी होते तो उनके पास भी और कोई विकल्प नहीं होता। कितनी बार आप दुश्मन से कहोगे भाई रहने दे, मैं पाँव पड़ता हूँ, मैं छोटा हूँ, नहीं मानेगा कोई, जालिम होगा तो। सर, आपके खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज हुई है गांधीनगर पुलिस चौकी में आपके स्टेटमेंट को लेकर, तो कितना सही मानते हैं इस चीज़ को आप? मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। मैं गिल्टी हूँ, आत्मग्लानि से भरा हूँ, और मैं जस्टिफिकेशन हर चीज़ की होती हैं, लेकिन मैं जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। निकला कैसे है? ओमपुरी जो 40 साल से यहाँ है, और उसको हिंदुस्तान को भी और मुझे भी, मैंने जो सिनेमा किया उस पर मुझे फ़ख्र है। और 40 साल में से मेरा ख्याल है कुछ कम से कम 46 साल तो मेरे बारे में एक लाइन भी किसी ने नहीं लिखी कि शूटिंग पे ओमपुरी जी ने झगड़ा कर लिया, शूटिंग पे नहीं आए, लेट आए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं हुई। मुझे अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो तो पूरी इंडस्ट्री मुझे गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देगी। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में जब से मैंने बोलना शुरू किया है, जो मेरी भावनाएं उसको व्यक्त करने के लिए, जैसे मैं रामलीला मैदान में आई वॉज वेरी टच्ड कि एक बुढ़ा जो है वो एक मांग कर रहा है और सही मांग कर रहा है, और बैठा वो दिल्ली में है, लेकिन उसका असर सब छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में फैल गया है। इट्स लाइक जेपी साहब की जो मूवमेंट थी। तो मैं थोड़ा भावुक हो गया, पहुंच गया, मेरी शूटिंग राजस्थान में थी, मैं सीधा रामलीला मैदान चला गया और मैंने बोला
उसमें सिर्फ एक वाक्य कि हमारी पार्लियामेंट में आधे लोग गंवार और अनपढ़ हैं, चिल्लाते हैं, जो कि हम टीवी पे देखते हैं, एक दूसरे को बोलने नहीं देते। कौन क्या कह रहा है हमारी समझ में तो आए, ताकि हम उनका साथ दें। इतनी समझ तो उनको होनी चाहिए, तभी तो हम पक्ष लेंगे। भाई इन्होंने एक बात कही, हमने बात सुनी, फिर आपने उसके जवाब में अपनी बात कही, हमने आपको सुना, तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। जब सुनाई नहीं दे रहा, कोशिश ये होती है कि देखो हमारी अपोजिशन बहुत नेगेटिविटी है। अपोजिशन दो तरीके हैं लड़ने के। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलिंग पार्टी वाला है, मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा साहब जो बात सही है कि साहब इनमें ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, इतने गुण काफ़ी नहीं है, मेरे पास इसके अलावा भी 2 गुण और हैं। किसका चुनाव करेंगे आप? यहाँ होता है इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। नेगेटिव। आप ये प्रूव करो कि आप इनसे ज़्यादा सक्षम हैं, आपका विजन इनसे बड़ा है, अपनी नीतियां बताइए, उस लिहाज से वोट मांगिए, ना कि उनको छोटा करके अपने तो कद आपका उतना ही रहा। उनको छोटा क्यों दिखाना है भाई? अपने को बड़ा करो। ये है तरीका सही लड़ने का, और एथिकल लड़ाई लड़ो। जैसे अपने इंटरव्यू में जवानों के अगेंस्ट बातें की थी, तो उनके घर वालों से कैसे अपोलोजाइज करेंगे आप? अगर उन्होंने मैं तो ये तय कर चुका हूँ बेटा, मैं बोल चुका हूँ बहुत सारे चैनल्स पे कि मैं इसके बारे में सोचता रहा हूँ। एक तो मैंने चैनल पे ये कहा कि मैं अपने को डिफेंड नहीं कर सकता, और अगर मेरे पे मुकदमा चलेगा तो मेरा कोई लॉयर नहीं होगा, मैं 1 घंटे में केस ख़त्म हो जाएगा। मैं कहूँगा जज साहब, योर ऑनर, आई प्लीड गिल्टी। अगर उन्होंने आपको देशद्रोही का वो दे दिया तो? देखो वो कहेंगे थोड़ी, अगर मैं कहूँगा गिल्टी तो देशद्रोही, अगर सज़ा मुझे सुनाएंगे तो देशद्रोही मतलब एक सेंटेंस से देशद्रोही हो गया मैं 66 साल की उम्र में। खैर चलिए, ये भी मंजूर है, ये ह्यूमिलिएशन भी मुझे मंजूर है। अब अगर मैं सऊदी अरेबिया में होता तो अब तक मैं ज़िंदा ही नहीं होता, वो मेरी गर्दन काट देते हैं। तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको किसी से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और आज अगर मैं सचमुच इतनी गहराई से ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा हूँ, तो मैं अब अगले सालों में ये प्रूव करना चाहूँगा कि मेरा प्रायश्चित क्या है। प्रायश्चित करना एक पॉजिटिव चीज़ है। सरदार जो हैं, कोई अगर तौहीन करता है गुरु ग्रंथ साहब की या कुछ गलत चीज़ बोल देता है तो उसको कहते हैं कर सेवा। मतलब गुरुद्वारे में आप लोगों के, छोटी जात वालों के भी सबके बर्तन धो, सफाई करो, झाड़ू लगाओ। वो तो वैसे भी गुरुद्वारे में करते हैं। एसपी की बीवी जाके वहाँ 2 घंटे बर्तन धोएगी, चपातियाँ बनाएगी, लंगर चलता रहता है। तो ये मुझे रिवाज जो है गुरुद्वारे का, कोई आए, यहाँ ब्राह्मण बैठा है, यहाँ कोई दूसरी जाति का बैठा है, छोटी जाति का बैठा है, कोई नहीं पूछता तेरी जात क्या है। जब आप गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं, जूता देते हैं, तो किसी का भी जूता हो, वो जूता लेके आपको टोकन देते हैं और आपका जूता साफ करके रखते हैं। तो मैं प्रायश्चित करूँगा, मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। मैंने तो कहा ना। सज़ा की बात आ गई, जैसे आपको सज़ा दी गई, कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, वैसे ही सलमान खान के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, जैसे उन्हें पाकिस्तानी एक्टर के फेवर में बात की थी। अगर सज़ा आपको मिलने के बाद उनको सज़ा न मिले तो एक पार्शलिटी नहीं लगती? नहीं, मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरे, मैंने उनको टेलीविज़न पे सुना है, उन्होंने 2 सेंटेंस बोले, मतलब अगर पूरी इंटरव्यू नहीं दिखाई तो मैं नहीं जानता।
उन्होंने कहा देखो एक तो ये टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, दूसरी चीज़ उसने कही कि इनके पास वैलिड वीज़ा है। फिर उसी दिन पुलिस का जब प्रोटेस्ट शुरू हुई तो पुलिस का मैंने बयान पढ़ा, नीचे जो लाइन आती है टीवी पे, कि पुलिस ने कहा है कि जिसके पास वैलिड वीज़ा है, प्रॉपर पेपर्स हैं, उन्हें घबराने की कोई चिंता नहीं है, उनकी सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं। अब अगर सरकार ये बोल रही है तो हम आप कौन होते हैं? दूसरी चीज़ प्रोटेस्ट करने टीवी पे चैनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप भी वक्त ज़ाया कर रहे हो, बहुत सारी दूसरी चिंताएं हैं। और अगर ऐसा करना है, शिवसेना बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में और ज़्यादातर हिंदुस्तान में, तो आप MNS हो, शिवसेना हो, यही हैं जो खिलाफ हैं इसके, तो आप जाइए सचिवालय के सामने धरना लगाइए, अपने विधानसभा में बात कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए कि हर ये लागू करें। तो फिर एक सेकंड, अगर सरकार की एक भी स्टेटमेंट नहीं आई इसके बारे में, इसका मतलब सरकार की कोई स्ट्रैटेजी है, उस पर भी मैं आता हूँ। तो 1 घंटे में ये फैसला हो जाएगा। अगर सरकार ये कह दे कि साहब सिर्फ एक्टर्स नहीं, जितने भी पाकिस्तानी व्यापारी आए हैं यहाँ व्यापार करने, जितने भी पाकिस्तानी आए हैं अपने भाई बहनों से मिलने, प्लीज़ आप 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस चले जाइए, हम आपका वीज़ा खारिज करते हैं, ख़त्म हो गई बात। सड़कों पे चिल्लाने से क्या मतलब कुछ निकला क्या? कुछ नहीं। सर जैसे अभी आपने कहा पाकिस्तान के सब मतलब उनके प्रोडक्ट्स कुछ भी हो कपड़े निकाल देने चाहिए, तो वैसे ही अभी चाइना भी उनके साथ हो गई है और इंडिया के खिलाफ हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको इन उनके तो आप डर गए कि उनके प्रोडक्ट, अरे डरो मत, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए चाइना के। हम कई लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं उनसे, 65 में भी लड़ी, 71 में भी लड़ी, कारगिल भी लड़ा और घर के अंदर भी लड़ रहे हैं। तो घबराओ नहीं बेटा, बहुत मजबूत है पाकिस्तान। पाकिस्तान की दुनिया का मुसलमान जितना हिंदुस्तान में सुरक्षित है वो किसी मुल्क में नहीं है, आप देख लो, सिवाय इस्लामिक कंट्रीज़ के, UAE और सऊदी अरेबिया। टर्की और सीरिया में क्या हो रहा है? मुसलमान को मार रहा है। वहाँ क्या हुआ था, क्या नाम, इराक में, वहाँ भी मुसलमान को ही मार रहा था। तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, और दूसरे ये जिम्मेदारी हमारी भी है हिंदुओं की कि हम भाईचारा बरकरार रखें। उनकी कोई मामूली तादाद नहीं है, 22 करोड़ हैं। वो छुटकू सा कश्मीर साला हमसे नहीं संभल रहा है, क्योंकि वहाँ का मुसलमान पागल हो गया है। अभी कश्मीर में भी तो ऐसी भड़काऊ बातें ना बोलें कोई भी, सरकार नहीं बोल रही। मैंने पाकिस्तान में भी कहा, मैंने कहा कुछ नालायक आपके यहाँ हैं और कुछ नालायक हमारे यहाँ हैं। फ़र्क इतना है कि आपके नालायकों के पास बंदूकें, RDX ये सब है। हमारे जो नालायक हैं वो सिर्फ चिल्ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान में आग लगा देंगे। हमारी सरकार कभी भी उनके हाथों में हथियार नहीं आने देगी। ये है डेमोक्रेसी। सर अपार्ट फ्रॉम दिस, आज राजकुमार जी का जन्मदिन है, आपके दोस्त, तो उनके साथ कौन राजकुमार? वो जो हाई करके जो बोलते थे, उनका गाना था दिलीप कुमार साहब के साथ, इमली का बूटा बेटी का पेड़। नहीं, वो जो बोलते थे जानी। हाँ यार राइट, उनका आज जन्मदिन है, तो अरे वाह, तो विश करना चाहेंगे। और उनके साथ मूवी जो आपने की है, तो कैसी जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा? नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा रहा उनके साथ। अब बेटा उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं 2-4 साल में मैं निकलूँगा, तब मैं उनको कह दूँगा कि जन्मदिन मुबारक आपको।